ओके, तो देखो हम पिछले लेक्चर्स में लार्ज रिटेल शॉप्स और स्मॉल रिटेल शॉप्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम रिटेल के कुछ नए टाइप में एंटर कर रहे हैं। रिटेल का मतलब आप जानते हो कि सीधे कस्टमर को सेल करना रिटेल कहलाता है। वेंडिंग मशीन एक तरीका है जिससे आप रिटेल बिजनेस करते हो। वेंडिंग मशीन का मतलब क्या होता है, ये वर्ड क्या बना, वेंडिंग, वेंडिंग बना है वेंडर से। वेंडर का मतलब एक सेलर, रिटेलर। तो मशीन्स हैं जो रिटेलर का काम कर रही हैं। तो ये एक नया तरीका है रिटेल करने का, और इसके अंदर जो गुड्स हैं वो सेल किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लॉट मशीन्स। ठीक है ना, एटीएम मशीन एक तरह की वेंडिंग मशीन ही है जिसमें बैंकिंग की सर्विस आप एक मशीन की हेल्प से ले रहे हो। इसके अलावा आपने ऐसी कॉइन्स और टोकन्स वाली मशीन्स देखी होंगी शॉप्स पे, जहाँ पे चॉकलेट्स है या आपका कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, वो आपको जो है ना, कॉफ़ी मशीन है, वो आपकी वेंडिंग मशीन्स हैं जो एक प्रोडक्ट को सेल करने में ह्यूमन इंटरफेस को ख़त्म कर देती है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ये एक बहुत ही पॉपुलर मीडियम था। इंडिया में भी अब ये काफ़ी यूज़ हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए टी, कॉफ़ी, प्लेटफॉर्म टिकट्स, ठीक है ना, जो स्टेशन पे मिलते हैं वो भी अब वेंडिंग मशीन से मिलने लगे हैं। और मैं तो बता ही रहा हूँ, एटीएम मशीन भी एक तरह की वेंडिंग मशीन ही है। कस्टमर्स को क्या करना पड़ता है यहाँ पे, अगर शॉपिंग करनी है वेंडिंग मशीन से, तो आपको इंसर्ट करनी पड़ती है नेसेसरी कॉइन या फिर टोकन, जो भी जिस भी सिस्टम पे वो मशीन काम करती है उसमें एक स्लॉट होता है जिसके अंदर आप ये टोकन या कॉइन जो है वो इंसर्ट कर देते हो और प्रेस कर देते हो बटन, तो आपका आर्टिकल जो है वो रिलीज हो जाता है ऑटोमेटिकली, जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरवेंशन नहीं है। ठीक है, बाद में क्या होता है कि ये जब इकट्ठे हो जाते हैं कॉइन्स और टोकन, तो पीरियोडिकली इस मशीन में से ये कॉइन और टोकन वापस निकाल लेता है जो भी उस शॉप को चला रहा होता है, और फिर से आपको ये प्रोवाइड कर दिए जाते हैं परचेस करने के लिए। आगे एटीएम, ये देखो आगे एग्जांपल, एटीएम सबसे ज़्यादा फेमस एग्जांपल है इसमें। और बैंकिंग सर्विस आप इस तरह की एक वेंडिंग मशीन से ही ले रहे हो जो आप मनी निकालते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। कैश डिपॉजिट एटीएम्स भी होते हैं, कैश विड्रॉल एटीएम्स भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। इस मशीन के फ़ायदे क्या है, ये एक सेल्फ सर्विस सिस्टम है, 24 घंटे 7 डेज ये ओपन रहता है। कॉइन्स और टोकन्स की इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो जिसमें ये कैरेक्टर है जो सेल्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो मतलब जैसे बाकी के रिटेल शॉप्स में प्रॉब्लम है ना कि यार वो कभी तो बंद करनी पड़ेगी उसे, लॉन्ग आवर्स के लिए भले ही ओपन होती हैं, लेकिन ये तो जो एटीएम है वो तो 24/7 काम करता है। ठीक है, और इसके अंदर लेकिन हम लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही एक तरह से परफॉर्म करवा पाते हैं, उसकी ही ट्रेड परफॉर्म करा पाते हैं। लिमिटेड प्रोडक्ट्स की ही ट्रेड को हम परफॉर्म करा पाते हैं, सारे प्रोडक्ट्स के लिए ये सूटेबल नहीं है। फ़ायदा क्या है, एनी टाइम शॉपिंग इसका फ़ायदा है, सेल्फ सर्विस इसका फ़ायदा है, फास्ट सर्विस इसका फ़ायदा है, और कस्टमर्स को बहुत सेटिस्फैक्शन देता है रिगार्डिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वालिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही मेंटेन की जाती है इस तरह के ट्रेड कराने में। तो बहुत ही सिंपल है, देखो इस तरह की रिटेल को समझना, जो सेल्फ सर्विस हो, 24 घंटे चल रहा है, कॉइन्स और टोकन्स के बेस पे चल रहा है, और सूटेबल प्रोडक्ट ही हैं इसमें सारे प्रोडक्ट्स, जो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हैं साइज में, वेट में, वही प्रोडक्ट इसमें ट्रेड किए जा सकते हैं। आई होप मेरी बात समझ में। ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी लो रख सकते हो, ये भी इसका बेनिफिट है। आगे देखते हैं इसको। प्रॉब्लम्स क्या है वेंडिंग मशीन के साथ, देखो केवल कुछ ही प्रोडक्ट्स हैं जो इसमें यूज़ हो पाएंगे, तो आपको प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर आप वैसा प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर पाते हो तो आप वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कस्टमाइज का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सच मशीन। कस्टमाइज किसके हिसाब से हो रहा है, मशीन के हिसाब से, प्रोडक्ट को आपको वैसा कस्टमाइज करना पड़ेगा। कॉस्टली होती है ये मशीन्स, इनको इंस्टॉल करना एक बड़ी कॉस्ट है। एटीएम मशीन इज़ अ वेरी कॉस्टली मशीन। ठीक है, और इसके मेंटेनेंस पे भी आपको खर्चा करते रहना पड़ता है। तो ये एक महंगा तरीका है ट्रेड करने का। प्रायर इंस्पेक्शन की जो है वो यू कैन से, आप प्रोडक्ट को सिर्फ देख सकते हो। जैसे मेरे को एटीएम से
करेंसी नोट्स निकालने, तो मैं पहले से नहीं जानता कि करेंसी नोट्स जो हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं, वो उसमें कोई नकली नोट तो नहीं है, मैं कहीं गलत नोट तो नहीं निकाल लूँगा। तो वो जो अवेलेबिलिटी होती है किसी शॉप पे जाके या बैंक में जाके, वो यहाँ ये अवेलेबिलिटी नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट को परचेज करने के पहले उसे इंस्पेक्ट कर पाओ, राइट। तो ये इसकी प्रॉब्लम्स है 3। यहाँ से टॉपिक बदल जाता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इतना छोटा लेक्चर है कि मैं इसी के साथ कंटिन्यू करता हूँ। देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में जीएसटी बोलते हैं, वो एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसा नाम है, इसको समझने की कोशिश करो। हम एज अ कस्टमर ये टैक्स सीधे गवर्नमेंट को नहीं देते। अगर डायरेक्टली दे देते तो ये डायरेक्ट टैक्स हो जाता। तो जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो गवर्नमेंट को जाता है और जाता हमारी जेब से, पर डायरेक्टली नहीं जाता। इस बीच में कौन आ जाता है? हम ये जीएसटी वाला टैक्स बीच में किसी बिजनेस को यूज करके देते हैं गवर्नमेंट को। जैसे आप कपड़े खरीदने गए, ठीक है ना, तो कपड़े खरीदे आपने, कपड़ों का पैसा तो दिया ही, साथ में जीएसटी का पैसा भी दिया बिजनेस को, और उस बिजनेस ने ये टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दिया। तो बेसिकली गवर्नमेंट को टैक्स तो कस्टमर ही दे रहा है, लेकिन वो किसके थ्रू दे रहा है? बिजनेस के थ्रू। इसका मतलब है वो इनडायरेक्ट मैनर में टैक्स दे रहा है। इसीलिए इस टैक्स को कौन सा टैक्स बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। ये कब आया था एग्जिस्टेंस में? मार्च 2017, डेट याद रखने की है, ठीक है। तो ये एक एक्ट बनाया हमने और 1 जुलाई से ये एक्ट इफेक्ट में आ गया, मतलब हम पे अप्लाई हो गया। बना तो मार्च में था, तो 1 जुलाई 2017 डेट याद रख सकते हो, मार्च वाली याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा कि जीएसटी इंडिया में कब आ गया? 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। जीएसटी जो टैक्स है वो किस चीज पे लगता है? जैसे इनकम टैक्स लगता है कि आप जितनी इनकम कमाओगे उस पे लगेगा, वो है इनकम टैक्स, इसीलिए नाम दे दिया इनकम टैक्स। जीएसटी लगता है गुड्स और सर्विस को, जब आप खरीदते हो और आप पे टैक्स लगता है, वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आगे चलते हैं। जीएसटी जिस फिलॉसफी पे गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है वो फिलॉसफी है वन नेशन वन टैक्स। पहले क्या होता था, एक सर्विस टैक्स नाम का टैक्स था जो सर्विसेज पे अलग लगता था, गुड्स पे अलग टैक्स लगते थे, उनके नाम थे एक्साइज जो प्रोडक्शन पे लगता था, फिर सेल्स टैक्स। तो पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे, जैसे मैंने बताया तुम्हें, सर्विस टैक्स, एक्साइज और सेल्स। ये सब टैक्सेस को एक रूफ के अंदर, एक अम्ब्रेला के अंदर हम लेके आ गए और उसका नाम रख दिया हमने जीएसटी। तो इस फिलॉसफी पे बनाया कि अलग अलग टैक्स लेने की जगह एक टैक्स लो, ठीक है। तो वन नेशन वन टैक्स के ऊपर इस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हमने टैक्स अप्लाई किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस टैक्स की वजह से गवर्नमेंट को ऑब्वियसली रेवेन्यू जनरेट होता है। गवर्नमेंट के लिए टैक्स कोई भी हो, गवर्नमेंट के लिए क्या देता है? वो रेवेन्यू, और गवर्नमेंट उस रेवेन्यू को फिर सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए खर्च करती है। तो जीएसटी का भी वही पर्पस है। अगेन इसमें जो गवर्नमेंट की इंटेंशन है वो ये है कि लोगों के ऊपर अवेयरनेस लाई जाए कि वो टैक्स का कंप्लायंस करें, टैक्स बर्डन को रिड्यूस किया जा सके और टैक्स ऑन टैक्स को एलिमिनेट किया जा सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम टैक्स के ऊपर टैक्स को एलिमिनेट करने के लिए इस टैक्स को लेके आए। क्योंकि क्या होता था, जैसे एक्साइज ड्यूटी आप पे प्रोडक्शन पे लग गया, अब 100 रुपए आपकी कॉस्ट आई प्रोड्यूस करने की किसी आर्टिकल को, उसके ऊपर 10 रुपए का एक्साइज ड्यूटी लग गया, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट पहुंच गई 110 रुपए। फिर जब सेल्स टैक्स लगता था वो 110 पे लग जाता था, ठीक है। तो टैक्स ऑन टैक्स हो जाता था। उस चीज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा एक ही बार टैक्स लगाएंगे, जीएसटी। तो प्रोडक्शन लेवल पे अलग टैक्स लगाना, फिर सेल्स लेवल पे अलग टैक्स लगाना, इसको हमने अवॉइड करवा दिया, इसको हमने सॉर्ट आउट कर दिया, ठीक है, जीएसटी की हेल्प से। टोटल पता है कितने टैक्स अवॉइड करवाए इसने? 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म करके हमने केवल एक टैक्स लेके आए, उसका नाम क्या रखा है? जीएसटी। जीएसटी की वजह से हर लेवल पे जो वैल्यू एडिशन होते हैं उन वैल्यू एडिशंस पे ये टैक्स लेता है। मतलब कि एग्जांपल से समझना,
एक मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपए में गुड्स बनाया और उसे बेच दिया किसी होलसेलर को। तो मैन्युफैक्चरर ने जब होलसेलर को गुड्स बेचा तो उसके ऊपर 18% जीएसटी लगा दिया। 118 रुपए का उसने टोटल वैल्यू ली, 18 रुपए कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को दे दिए। 100 रुपए तो उसकी कॉस्ट थी, उसने अपने पैसे रख लिए। उसके बाद ये होलसेलर ने 118 के आगे टैक्स लगाया, तो होलसेलर जितना प्रॉफिट कमा रहा है केवल उतने ही पार्ट पे टैक्स देगा गवर्नमेंट को, ठीक है, पूरे पार्ट पे टैक्स नहीं देगा। तो ये जो है केवल वैल्यू एडिशन पे लगता है, जितनी वैल्यू आप ऐड करोगे एज होलसेलर उतनी वैल्यू पे ही आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना है। और वो टैक्स कलेक्ट कहां से करना है? अपनी जेब से नहीं देना है बिजनेसमैन को कभी भी। बिजनेसमैन को वो टैक्स अपने कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। तो बिजनेसमैन सर टैक्स नहीं देता क्या? बिजनेसमैन टैक्स देता है, केवल डायरेक्ट टैक्स। और ये जीएसटी का पूरा बर्डन हमेशा किस पे जाता है? कंज्यूमर पे। आखिरी बात करते हैं, जो आखिरी डीलर होगा सप्लाई चेन का, दैट इज कंज्यूमर, उसी के ऊपर ये टैक्स जाएगा। इसके अंदर दो तरह के सिस्टम बनेंगे अपने आप, मेरी बात समझना। एक है मैन्युफैक्चरर, एक है होलसेलर, और एक है, या होलसेलर को भी हटा देता हूं मैं ताकि तुम्हें आसानी समझ में आ जाए, रिटेलर, और एक है कंज्यूमर। सपोज हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो वो कपड़े रिटेलर ने खरीदे हैं मैन्युफैक्चरर से और तुम्हें बेचे हैं, तुम थोड़ी देर के लिए रिटेलर बन जाओ। अब हम बिजनेस हैं और हम रिटेलर हैं। तो रिटेलर जब गुड्स परचेस करके आता है मैन्युफैक्चरर से, तो वो मैन्युफैक्चरर को टैक्स पे करके आता है, और इस टैक्स को हम बोलेंगे इनपुट टैक्स। और जब वो कस्टमर को बेचता है गुड्स और उसके ऊपर टैक्स लगाता है, उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स सपोज बना है 2000 रुपए और इनपुट टैक्स बना है सपोज 1800 रुपए। तो इस रिटेलर को गवर्नमेंट को पेमेंट कितने रुपए का करना पड़ेगा? तो देखो, वैसे तो इसे 2000 रुपए इसने कस्टमर से लिए तो इसे 2000 देने चाहिए, लेकिन भाई ये ऑलरेडी पे कर चुका है 1800 रुपए, तो इसलिए ये फाइनली 200 रुपए ही गवर्नमेंट को पे करेगा, विल बी पेड। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ, हम ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट को हमें 2000 रुपए में से 1800 रुपए का हमें क्रेडिट मिल गया। एज अ रिटेलर हमने 2000 रुपए में से 1800 रुपए का क्या ले लिया? क्रेडिट ले लिया। इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल रहता है हमेशा बिजनेसमैन को, कि बिजनेसमैन ने कंज्यूमर से जितना टैक्स अपने पास रिसीव किया है वो पूरा गवर्नमेंट को नहीं देता, उसमें से क्या माइनस कर लेता है? वो सारे टैक्स पेमेंट्स जो उसने किए थे उस गुड्स को अपने लिए खरीदने के लिए, ठीक है। तो रिटेलर जब गुड्स खरीद के लाता है तो उसे इनपुट टैक्स उस टैक्स को वो इनपुट टैक्स आइडेंटिफाई करता है, और जब कस्टमर को बेचता है तो आउटपुट टैक्स आइडेंटिफाई करता है। आउटपुट टैक्स कंज्यूमर से रिसीव करके उसे किसको देना है? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को वो ये बोलता है कि भाई मेरे कस्टमर से मैंने 2000 रुपये रिसीव किए, लेकिन मैं 1800 रुपये तो इस गुड्स को खरीदने में वैसे भी टैक्स दे चुका हूं, तो मैं आपको 200 रुपये ही दे रहा हूं। और गवर्नमेंट को क्या होता है? 200 रुपये इससे मिलते हैं, इस रिटेलर से, और 1800 रुपये मिल जाते हैं मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने बेचते समय 1800 रुपये रिटेलर से रिकवर किए थे ना, तो गवर्नमेंट को तो 2000 रुपये पे टैक्स मिल ही जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रोसेस में काम चलता है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। अगर अकाउंट्स की भाषा में बोलूं तो इनपुट टैक्स जो है आपका असेट है, इनपुट टैक्स आपका असेट है, ये असेट में दिखेगा बैलेंस शीट में, रिटेलर की बैलेंस शीट में, और ये लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी और असेट दोनों नेट ऑफ करने का सिस्टम है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। जीएसटी के 3 टाइप होते हैं। ये 3 टाइप क्यों बने, लॉजिक समझना, फिर तुम्हें ये सारा कहानी समझ में आ जाएगी। सपोज करो हम रहते हैं एमपी में, ये हमारा एमपी है, ठीक है। इस मध्य प्रदेश में रहते हुए आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो? एक तो ये होगा कि आप विद इन एमपी ट्रेडिंग करो, विद इन एमपी ट्रेडिंग हो आपकी। और एक हो सकता है कि आप महाराष्ट्र से गुड्स खरीद रहे हो या बाहर से गुड्स खरीद रहे हो, तो वो आपकी इंटर स्टेट ट्रेडिंग हो सकती है ना। तो विद इन एमपी को आप कह सकते हो इंट्रा।
तो जब आप एमपी के एमपी में ही गुड्स खरीदते हो तो देखो बायर भी यहाँ का, सेलर भी यहाँ का, मतलब ये है मेरा, बायर और सेलर दोनों यहीं के। और इंटर में क्या हो जाएगा, बायर एक स्टेट का, सेलर दूसरे स्टेट का। तो जब दोनों ही लोग विद इन स्टेट हैं तो आपके ऊपर दो टैक्स आते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी। दो क्यों आते हैं? क्योंकि जो रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है वो दो टीयर पे गवर्नमेंट काम कर रही है, एक आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो स्टेट गवर्नमेंट अपना हिस्सा ले लेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा ले लेगी, ठीक है। तो दो टैक्स लगते हैं विद इन एमपी में, तो यहां पे लग जाते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी। लेकिन अब सोचो महाराष्ट्र और एमपी के बीच में जब ट्रांजैक्शन होता है तो टैक्स महाराष्ट्र कितना रखेगा और एमपी कितना रखेगा, इस पे विवाद होगा। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलना चाहिए, तो उसके बीच में बांटना पड़ेगा टैक्स महाराष्ट्र और एमपी के बीच में, जो ये स्टेट वाला पोर्शन है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही टैक्स ले लेती है पूरा, पहले तो अपने हाथ में, बाद में इनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसीलिए इंटर स्टेट के केस में जो टैक्स लगता है वो सीधा कौन सा लगता है, आईजीएसटी लगता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है। जीएसटी के कुछ फैक्ट्स के बारे में हम पढ़े तो ये एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर है, इससे प्राइसेस बढ़ जाती हैं। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, मतलब कि कंज्यूमर को ये टैक्स लगता है, तो आप कंजम्पशन करोगे तो टैक्स देना है, कंजम्पशन मत करो किसी भी गुड्स और सर्विस का तो आपको ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इनवॉइस मैचिंग होती है इसके अंदर, मतलब कि वही जो अभी मैंने समझाई थी कि जो गुड्स आप बेच रहे हो उसको खरीदा कितने में था उससे मैच करके देखो, ताकि आपको ये पूरी कैलकुलेशन समझ में आए कि आपने 2000 टैक्स का आज कलेक्ट किया है, 1800 पे किया था। तो जब तक आप वो 2000 से 1800 को मैच करके नहीं दिखाओगे, वो 200 रुपए वाली कहानी तुम्हारी गवर्नमेंट मानेगी नहीं, ठीक है। एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर, एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर का मतलब यह होता है कि भाई आप अपने जो टैक्स रेट्स हैं वो अपनी जेब में नहीं रख सकते, ठीक है ना। वो आपको किसको हैंड ओवर करने हैं, गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना है, ठीक है। ये मेजर प्रिवेंट करते हैं एंटिटीज को फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट, लिमिट लगाते हैं, ठीक। और इस लिमिट लगाने को ही हम कहते हैं कि हम प्रॉफिट पे एक लिमिट लगा रहे हैं, इसीलिए कहलाते हैं एंटी प्रॉफिटेरिंग रूल्स, जो जीएसटी में लगाए गए हैं। रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जीएसटी में केवल उन बिजनेसेस को जो एक लिमिट क्रॉस करते हैं। हर बिजनेसमैन जीएसटी नहीं लगाता आप पे। आप जिस शॉप पे जाते हो और आप पे जीएसटी लग रहा है, मतलब कि उसका टर्नओवर जो है वो 20 लाख रुपए को क्रॉस कर चुका है, ठीक है। कुछ स्पेशल स्टेट्स जिसमें जो है डेमोग्राफी के हिसाब से या इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो बहुत ही हमारे छोटे स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में 10 लाख की लिमिट लगा रखी है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, हिली एरिया में जो स्टेट्स हैं, हिमाचल हो गया, आसाम हो गया, वहाँ पे 10 लाख की लिमिट है, उसके ऊपर ये टैक्स लगाना पड़ता है। तो जीएसटी का ये पार्ट मैं यहीं तक कवर करता हूँ, इसके अगले पार्ट को मैं अगले लेक्चर में रखूँगा, ठीक है। वो भी छोटा सा लेक्चर होगा। तो आगे अगर मैं देखूँ वैसे कितना पार्ट बचा है, छोटा ही है, चलो मैं खत्म कर देता हूँ। लेट्स सी, इनपुट टैक्स हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये लॉजिक मैंने अभी समझाया, ये सिस्टम है कि भाई एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर से जितना टैक्स रिसीव करता है कायदे से तो उसको पूरा गवर्नमेंट को देना है, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ टैक्स है पे कर चुका है तो उसको वो रिड्यूस कर लेगा और गवर्नमेंट को केवल नेट पेमेंट करेगा। मतलब आप अपनी लाइबिलिटी जितनी है पे करने की, उसमें से असेट को रिड्यूस करके ही नेट लाइबिलिटी ही पे करोगे, समझ में आई। और इसी तरह के जो जीएसटी है जिस पे आपको क्रेडिट मिला, उस क्रेडिट को आप बोलते हो इनपुट टैक्स। पीछे जाके देख लो, मैंने ये बात समझा दी है। तो जो गुड्स आप परचेज करते हो उस पर इनपुट टैक्स लगता है और जो गुड्स आप सेल करते हो उस पर आउटपुट टैक्स लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइनल कंज्यूमर जो है वो जीएसटी बियर करता है, सारा बर्डन उसके ऊपर है। एग्जाम्पल देखो, इफ टैक्स पेबल बाय मैन्युफैक्चरर ऑन द आउटपुट, मैन्युफैक्चरर ने आउटपुट पे कितना टैक्स लिया, 450, एंड ही हैज ऑलरेडी पेड 300 ऑन इनपुट। मैन्युफैक्चरर भी तो कुछ सामान खरीद के लाया होगा, उसने उसके ऊपर टैक्स कितना पे कर दिया, 300। तो 450 और 300 का नेट इफेक्ट है 150 रुपये, और वो 150 रुपये किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा,
आई होप मेरी बात समझ में आ गई। तो सिर्फ 150 रुपये पे करने पड़ेंगे उसे। बेनिफिट ऑफ जीएसटी, पहला, ओवरऑल टैक्स बर्डन कम हो गया क्योंकि हमने 17 टैक्स एबॉलिश करके एक टैक्स लगाया है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। हार्मोनाइज्ड डेवलपमेंट करवा रहे हैं हम पूरी कंट्री का क्योंकि वन नेशन वन टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है। हायर डिस्पोजेबल इनकम इन हैंड एजुकेशन एंड एसेंशियल गुड्स, मतलब कि ये जो है इस टैक्स का आप यूज कहाँ करती है गवर्नमेंट, यूज बाय गवर्नमेंट यहां पे यूज करती है। कस्टमर टू हैव वाइडर चॉइस, इंक्रीज, मतलब वाइडर चॉइस क्यों मिल जाएगी कस्टमर को, क्योंकि वो एक ही टैक्स किसी भी स्टेट से जाके खरीद लो आपको जीएसटी ही देना है ना, तो यू कैन परचेज फ्रॉम एनीवेयर। आगे, इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब बिजनेस इंक्रीज होंगे इसकी वजह से, एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी क्योंकि एक पूरा आपने जीएसटी का स्ट्रक्चर बनाया तो एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ा, वहाँ पे जॉब्स देनी पड़ी, फिर इसके रिटर्न फाइल करने वाले लोग होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई। फीचर्स ऑफ जीएसटी, टेरिटोरियल स्प्रेड जो है जीएसटी का पूरी कंट्री है, आप कहीं से भी कुछ खरीदो जीएसटी ही देना है आपको और कोई टैक्स नहीं है, कोई हिडन टैक्स भी नहीं है। एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये केवल कब लगता है, जब कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई हो रही हो। आप जब तक गुड्स एंड सर्विस सप्लाई नहीं करोगे ये टैक्स आपके ऊपर नहीं आएगा। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या होता है, जब कोई कंजम्पशन करता है तभी ये टैक्स फाइनली आपके ऊपर आता है, इसलिए मैंने कहा ये कंज्यूमर के ऊपर लगता है। जीएसटी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे भी काम करता है, तो जीएसटी ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब तुम समझ रहे हो ना, जब आप दूसरे स्टेट से खरीदते हो गुड्स तो आईजीएसटी करना पड़ेगा। ये इंडिया के लेवल वाला इंपोर्ट नहीं है, ये एक स्टेट दूसरे स्टेट से खरीद रहा है वो है। जीएसटी रेट कौन कौन से हैं, पहले तो 3 तरह के जीएसटी हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट वाले ट्रांजेक्शन्स पे लगते हैं और इंटर स्टेट पे लगता है आईजीएसटी, और रेट जो है वो 5%, 12, 18, 28, ये 4 कैटेगरी हैं, ठीक है। एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो जैसे हमारी उद्योगपुरी है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आती है, तो यहाँ पे जो है वो जीएसटी जीरो रेटेड भी गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सको, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक, पेमेंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी के पेमेंट कैसे करने होंगे बिजनेसमैन को, जैसे अभी हमने निकाला था 150 रुपए का पेमेंट करना है एक रिटेलर को या मैन्युफैक्चरर को, गवर्नमेंट के पास पेमेंट करना है, तो उसके पेमेंट के तरीके आप केवल इलेक्ट्रॉनिक है, आप केवल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यूज करके इसके पेमेंट कर सकते हो, जिसमें एक तरीका एनईएफटी है और दूसरा तरीका आरटीजीएस है। बैंकिंग वाले चैप्टर में हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं। जीएसटी काउंसिल क्या होती है, तो एक कमेटी बनाई गई थी जीएसटी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, जिसने ये रिकमेंडेशन दिए थे, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके रिकमेंडेशन पे जीएसटी काम करता है। तो जीएसटी में जो भी चेंजेस आते हैं ना, कि इस लॉ रेट चेंज कर दो या कोई रूल चेंज कर दो, इंफॉर्मेशन देने का फॉर्म चेंज कर दो, डेट बदल दो, किस डेट तक जीएसटी पे हो जाना चाहिए, इस तरह के जो भी रूल वगैरह आ रहे हैं वो काउंसिल लाती है। काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टेब्लिश किसने करी है, ऑब्वियसली पार्लियामेंट ने। तो इस काउंसिल में यूनियन के और स्टेट के सभी लोगों के लोग बैठे हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं। यूनियन गवर्नमेंट मतलब मोदी जी की गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट मतलब हर स्टेट की जो जो गवर्नमेंट है उसके लोग इस काउंसिल में बैठते हैं और ये लोग रूल्स बनाते हैं, और उन रूल्स की आधार पे जीएसटी का जो पूरा सिस्टम चल रहा है इसके अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में के हिसाब से इस बॉडी में एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा और मेंबर होंगे। देखो चेयरपर्सन कौन है इसका, ये इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी इसकी चेयरपर्सन है। वाइस चेयरपर्सन कौन होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट में से कोई आ जाता है, उसका वो उसे इलेक्ट करके वाइस चेयरमैन बना देते हैं। और बाकी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे मध्य प्रदेश के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस वगैरह जो लोग हैं वो इसके मेंबर होते हैं। तो ये लोगों की जो कमिटी है पूरी वही काउंसिल कहलाती है, और ये काउंसिल ही डिसीजन मेकिंग करती है कि इंडिया में जीएसटी किस तरीके से काम करेगा। आई होप बात समझ में आ गई। क्वारम, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मेंबर
प्रेजेंट इन मीटिंग। देखो, जब भी काउंसिल को कोई डिसीजन लेना होता है तो कैसे डिसीजन लेते हैं? मीटिंग करके डिसीजन लेते हैं। और मीटिंग में कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए? तो उन्होंने कहा 50% टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो है काउंसिल में, वो quorum काउंट होता है। मतलब 50% मेंबर से कम लोग आएंगे तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी और कोई डिसीजन नहीं होगा। आई होप बात समझ में आई। जो भी डिसीजन लेने होते हैं इस काउंसिल को, वो मेजोरिटी से डिसाइड करती है। और मेजोरिटी कैसे होती है? एक होती है सिंपल मेजोरिटी, मतलब कि जैसे 51% लोगों ने हाँ कर दी, जितने लोग प्रेजेंट है उसके 51% लोगों ने हाँ कर दिया, 49 ही ना कर रहे हैं या चुप बैठे हैं, तो फिर वो एक्सेप्ट हो जाएगा डिसीजन। ऐसा नहीं है। 51% की जगह यहाँ जो कॉरम है वो, सॉरी, जो मेजोरिटी है डिसीजन मेकिंग की, वो 75% रखी गई है। मतलब अगर सपोज आपके 20 लोग प्रेजेंट है तो 15 लोगों की सहमति होनी चाहिए। 75% लोग एग्री करेंगे तभी एक्सेप्टेंस माना जाएगा। ठीक है, पर ये 75% वेटेड वोट्स के आधार पे है। वेटेड वोट्स का मतलब क्या होता है इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना समझा दूं कि 1 पर्सन 1 वोट नहीं होता। जो बड़े स्टेट होते हैं उनका वेट ज़्यादा है, यूनियन का वेट ज़्यादा है, छोटे स्टेट्स का वेट कम है। तो वेटेड बेसिस पे 75% एक्सेप्टेंस पे ही डिसीजन होता है। समझ में आई बात? जैसे मैंने ये बताया, वैसे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो वेटेज जो है वो 1/3 है। टोटल वेटेज 1/3 तो केवल इनका है, बाकी सारे स्टेट्स को 2/3 में बांट रखा है। ठीक है, तो बाकी सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 2/3 वेट में बटी हुई है। तो इस तरीके से वो 75% होना चाहिए। सो दैट्स इट। ये चैप्टर हो गया खत्म, इंटरनल ट्रेड। मिलते हैं अगले चैप्टर में।